नमस्ते। आज हम काम करने के एक बिल्कुल अलग तरीके पर गौर करने वाले हैं। नमस्ते। सोचिए, क्या बिजनेस बनाने के लिए हमेशा बड़ी प्लानिंग, बहुत सारा पैसा और निवेशकों की जरूरत होती है? ज्यादातर तो यही माना जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत आम सोच है, जैसे कि कोई तयशुदा रास्ता हो जिसे अपनाना ही पड़ेगा एक तरह से। हाँ, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो कहता है कि काम करने और कंपनी बनाने का एक ज्यादा सरल, शांत और शायद ज्यादा क्या कहते हैं, असरदार तरीका भी मौजूद है। हाँ, और ये नजरिया उन लोगों के अनुभवों से निकला है जिन्होंने खुद सफल, टिकाऊ और मुनाफे वाली कंपनियां बनाई हैं, वो भी बिना ज्यादा तामझाम के। उनका मूल मंत्र लगता है, कम करो पर बेहतर करो। सही कहा। जल्दी शुरू करो, बेवजह की चीजों को ना कहना सीखो और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो सच में मायने रखती हैं। और आज हमारी कोशिश यही है कि हम इन अनूठे और व्यवहारिक विचारों को समझें। ये किसी के भी काम आ सकते हैं, चाहे कोई अकेले काम कर रहा हो, अपना स्टार्टअप जमा रहा हो, या किसी बड़ी कंपनी में एक छोटी टीम को लीड कर रहा हो। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे ज्यादा व्यस्त हुए बिना बेहतर काम किया जा सकता है, फैसले तेजी से लिए जा सकते हैं और एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है जो लंबे समय तक चले। तो चलिए सबसे पहले उस आम बहाने को तोड़ते हैं जो अक्सर सुनने को मिलता है, ये असली दुनिया में काम नहीं करेगा। नए आइडियाज को अक्सर इसी लाइन से खारिज कर दिया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये असली दुनिया का डर अक्सर कोशिश ना करने का एक बहाना बन जाता है। ये एक थोड़ी निराशावादी सोच है कि जो पहले से चल रहा है बस वही चलेगा, कुछ नया नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये असली दुनिया किसकी है? क्या ये वाकई कोई पत्थर की लकीर है या सिर्फ कुछ लोगों का बनाया हुआ नजरिया? इस सोच को चुनौती देना जरूरी है। और एक और मजबूत धारणा है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वो फेल फास्ट लर्न फास्ट वाला मंत्र। लेकिन क्या ये हमेशा सही है? देखिए, ये सुनने में अच्छा लगता है पर सच शायद थोड़ा अलग है। कामयाबियों से सीखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, किससे? सफलता आपको बताती है कि क्या काम करता है, जबकि विफलता सिर्फ ये बताती है कि क्या काम नहीं किया। और दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च भी दिखाती है कि जो उद्यमी पहले सफल हुए हैं, उनके दोबारा सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन जो पहले असफल हुए, उनकी सफलता दर लगभग उतनी ही होती है जितनी पहली बार कोशिश करने वालों की। तो असफलता कोई सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता से मिली सीख ज्यादा ठोस होती है, ज्यादा काम आती है। ये तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। इसी तरह लंबी चौड़ी बिजनेस प्लानिंग के बारे में क्या? सालों के रोड मैप बनाना कितना जरूरी है? यहाँ भी नजरिया अलग है। लंबी प्लानिंग को असल में सिर्फ अंदाजा लगाना माना गया है। भविष्य अनिश्चित है, बाजार, प्रतियोगी ग्राहक, अर्थव्यवस्था, कुछ भी बदल सकता है। सही बात है। तो सालों की योजना बनाने का क्या मतलब? बेहतर है कि योजनाओं को अनुमान की तरह देखें, ना कि किसी पत्थर की लकीर की तरह। तो फिर करें क्या? बिना प्लान के काम करना तो थोड़ा डरावना लग सकता है, कहीं दिशाहीन ना हो जाए। दिशाहीन होने का डर तब होता है जब आप बहुत दूर का सोचने लगते हैं। इसके बजाय फोकस इस पर होना चाहिए कि अगला सबसे जरूरी काम क्या है, इस हफ्ते क्या करना है, बस उस पर ध्यान दें। हम्म फैसले तब लें जब उनकी जरूरत हो, बहुत पहले नहीं। बिना सोचे समझे किसी पुरानी योजना पर टिके रहना, बदलते हालात को नजरअंदाज करना, वो ज्यादा खतरनाक है। लचीलापन जरूरी है। और बिजनेस के आकार के बारे में क्या? क्या हमेशा बड़ा होना ही बेहतर है? कई स्टार्टअप्स का तो यही लक्ष्य होता है, तेजी से बड़ा बनना। ये भी एक तरह का मिथक है। जरूरी नहीं कि बड़ा हमेशा बेहतर हो, छोटा होना भी ठीक है, बल्कि कई बार छोटा होना ज्यादा फायदेमंद होता है। सच में? हाँ, बिजनेस का आकार सफलता का पैमाना नहीं होना चाहिए। एक टिकाऊ मुनाफे वाला बिजनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हर बिजनेस का अपना एक सही आकार होता है, उसे खोजना जरूरी है, ना कि आंख बंद करके सिर्फ बड़े होने की दौड़ में शामिल होना। और पैसों की बात करें तो बाहरी निवेश यानी वेंचर कैपिटल, वीसी लेना कितना जरूरी है? आजकल तो लगता है बिना फंडिंग के स्टार्टअप चल ही नहीं सकता। इस नजरिए के हिसाब से बाहरी पैसा आखिरी विकल्प होना चाहिए, जिसे मजाक में प्लान जेड कहा गया है। प्लान जेड? मतलब बिल्कुल आखिरी? हाँ, बिल्कुल। निवेशकों से पैसा लेने के अपने नुकसान हैं। पैसा शर्तों के साथ आता है, फिर आपको निवेशकों को खुश करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, ग्राहकों को नहीं। आपका नियंत्रण कम हो जाता है। इसके बजाय बूटस्ट्रैपिंग यानी अपने कमाए हुए पैसे से ही बिजनेस चलाना आपको आज़ादी देता है। आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। लेकिन क्या कम पैसों में बिजनेस शुरू किया जा सकता है?
लगता तो है कि बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। अक्सर हमें जितना लगता है उससे कम संसाधनों में काम चल जाता है। सच में कम संसाधनों के साथ शुरुआत करने का एक फायदा है, ये आपको ज्यादा मितव्ययी और रचनात्मक बनाता है। अच्छा। हाँ, आपको सोचना पड़ता है कि कम में ज्यादा कैसे करें। कई बड़ी कंपनियां बहुत छोटी शुरुआत से ही बनी हैं। जरूरतें अक्सर हमारी सोच से कम होती हैं। तो कुल मिला के शुरुआत करने का तरीका पारंपरिक सोच से काफी अलग है। अब बात करते हैं काम करने के तरीके की, यानी प्रगति और उत्पादकता की। यहाँ भी कुछ अलग विचार हैं, जैसे कि बाधाओं को कैसे देखा जाए। बिल्कुल। हम्म। पारंपरिक सोच बाधाओं को रुकावट मानती है, लेकिन ये नजरिया कहता है कि बाधाओं को ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। ईंधन की तरह? मतलब सीमित समय, कम पैसा या छोटी टीम ये असल में फायदेमंद हो सकते हैं। ये आपको फालतू चीजें हटाने और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करते हैं। ये रचनात्मकता को जड़ाते हैं। आपको सरल और असरदार समाधान खोजने पड़ते हैं। और प्रोडक्ट बनाते समय क्या हमें सब कुछ परफेक्ट और पूरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सारे फीचर्स एक साथ? नहीं, यहाँ विचार है आधा अधूरा नहीं, आधा प्रोडक्ट बनाएं। आधा प्रोडक्ट? हाँ, इसका मतलब है कि एक बार में सब कुछ बनाने की कोशिश न करें। पहले प्रोडक्ट का सबसे जरूरी हिस्सा, उसका केंद्र बिंदु, एपिसेंटर, उसे बेहतरीन बनाएं। जैसे अगर हॉट डॉग स्टैंड खोल रहे हैं तो सबसे पहले दुनिया का सबसे अच्छा हॉट डॉग बनाने पर फोकस करें। हाँ, सही। फैंसी टॉपिंग्स या साइड डिश बाद में आ सकती है, बाकी सब कुछ बाद के लिए टाल दें। पहले कोर वैल्यू सही होनी चाहिए। ये तो फीचर्स क्रम रखने वाली बात से जुड़ता है, लेकिन मीटिंग्स के बारे में क्या? बिजनेस में तो मीटिंग्स बहुत आम है। हाँ, लेकिन इस नजरिए में मीटिंग्स को लगभग जहर माना गया है। जहर? इतना सख्त? हाँ, सोचिए, 10 लोगों की 1 घंटे की मीटिंग का मतलब है 10 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम खत्म। मीटिंग्स महंगी होती हैं, ध्यान भटकाती हैं और अक्सर बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो जाती हैं। ज्यादातर चीजें ईमेल या लिखित अपडेट से हो सकती हैं। तो फिर साथ मिलकर काम कैसे होगा? तालमेल कैसे बनेगा? तालमेल के लिए लिखना बेहतर है, लेकिन अगर मीटिंग करनी है तो कुछ नियम हो। मीटिंग बहुत छोटी हो, उसका एजेंडा स्पष्ट हो, कम से कम लोग शामिल हों और उसका मकसद सिर्फ कोई फैसला लेना हो, ना कि सिर्फ बातें करना। अच्छा। और मीटिंग के अंत में ये तय हो कि अब आगे क्या करना है और कौन करेगा। अगर मीटिंग्स कम होंगी तो असल काम कब और कैसे होगा, मतलब वो फोकस वाला काम? उसके लिए जरूरी है बिना रुकावट वाला समय, जिसे अलोन जोन या एकांत क्षेत्र कहा जा सकता है। अलोन जोन? हाँ, जब आप किसी काम में गहरे डूबे होते हैं, बिना किसी ईमेल, फोन या सहकर्मी की टोका-टाकी के, तभी असली प्रोडक्टिव काम होता है। लगातार रुकावटें आपकी लय तोड़ देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे गहरी नींद बार बार टूटने से आराम नहीं मिलता। ऐसे शांत केंद्रित समय को बचा कर रखना जरूरी है। और निर्णयों के बारे में क्या सलाह है? क्या बड़े दूरगामी फैसले लेने चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादातर फैसले छोटे और पलटने योग्य हों। बड़े स्थायी फैसले लेना और बाद में उन्हें बदलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। इसे 1 वे डोर और 2 वे डोर की तरह समझ सकते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे वापस आना मुश्किल है, 1 वे डोर, जैसे किसी को नौकरी से निकालना या ऑफिस लीज साइन करना। लेकिन ज्यादातर फैसले 2 वे डोर होते हैं जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, जैसे वेबसाइट का डिजाइन बदलना। अच्छा, ये अच्छा उदाहरण है। तो तेजी से छोटे फैसले लें, देखें क्या होता है और जरूरत पड़े तो रास्ता बदल लें। इससे गति बनी रहती है। ये तो काम करने के तरीके को काफी सरल बनाता है। अब बात करते हैं भारी दुनिया की, ग्राहक, प्रतिस्पर्धा और मार्केटिंग। प्रतिस्पर्धा को लेकर क्या सोचें? क्या हमें दूसरों की नकल करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। नकल करना आसान लग सकता है, लेकिन इससे आप सिर्फ ऊपरी चीजें कॉपी करते हैं, उसके पीछे की सोच या समझ नहीं। और असली मजा तो अपनी समझ बनाने में है। अपने प्रोडक्ट में अपनी छाप छोड़ना जरूरी है, कुछ ऐसा जो आपकी सोच और मूल्यों को दर्शाता हो। इसे कहते हैं अपने प्रोडक्ट को डी-कॉमोडिफाई करना, यानी उसे सिर्फ एक और चीज बनने से रोकना, उसमें अपनी पहचान डालना, ताकि वो सिर्फ कीमत पर ना बिके। तो अगर हम नकल नहीं कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा से आगे कैसे निकलें? ज्यादा फीचर्स देकर? यहां भी उल्टा सोच है। प्रतिस्पर्धा से कम करें। कम करें? हाँ, ज्यादा फीचर्स या जटिल समाधान देने के बजाय सरल समस्याओं को अच्छे से हल करें। कई बार ग्राहक यही चाहते हैं। जटिल चीजें दूसरों के लिए छोड़ दें, अपनी ताकत सादगी में खोजें। लेकिन अगर हम कम कर रहे हैं तो बाजार में अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं? एक तरीका है किसी चीज के खिलाफ स्टैंड लेना। इसे कहा गया है एक लड़ाई चुने। पिक अ फाइट। लड़ाई चुने मतलब बहस करें। नहीं, बहस नहीं, मतलब
जब आप कहते हैं कि आप किसी पुरानी बेकार हो चुकी चीज के खिलाफ हैं या किसी प्रतियोगी के तरीके से असहमत हैं, तो जो लोग आपकी बात से सहमत होते हैं वो आपके समर्थक बन जाते हैं। ये आपको भीड़ से अलग करता है और आपके लिए वफादार ग्राहक बनाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। इसका मतलब है कि हमें लगातार प्रतियोगियों पर नजर रखनी चाहिए। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जरूरी है। लगातार दूसरों को देखने से आप रक्षात्मक हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आप प्रतिक्रिया देने लगते हैं बजाय इसके कि आप खुद कुछ नया सोचें। और ग्राहकों की सुने, पर कितनी? क्या हर ग्राहक की मांग पूरी करनी चाहिए? ग्राहकों की सुनना जरूरी है, लेकिन हर मांग पूरी करने की जरूरत नहीं। अगर आप हमेशा अपने मौजूदा सबसे पुराने ग्राहकों के हिसाब से ही बदलते रहेंगे, तो आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे इतना विशिष्ट और जटिल हो जाएगा कि नए ग्राहकों को समझ ही नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है। कभी कभी ग्राहकों को आपसे आगे बढ़ने देना पड़ता है। जरूरी अनुरोध बार बार सामने आते हैं, उन्हें सुने। हर छोटी मोटी फरमाइश को ट्रैक करने की जरूरत नहीं। मार्केटिंग के बारे में क्या महंगे विज्ञापनों पर निर्भर रहना चाहिए? एक बेहतर तरीका है दर्शकों का निर्माण करना, बिल्ड एन ऑडियंस। लोगों तक पहुंचने के लिए पैसे खर्च करने के बजाय ऐसा कुछ करें कि लोग आपके पास खुद आएं। कैसे? उपयोगी जानकारी बांटकर, सिखाएं, ब्लॉग लिखें, वीडियो बनाएं, टिप्स दें, अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर सिखाएं। आउट टीच। जब आप लोगों को कुछ सिखाते हैं तो आप विश्वास बनाते हैं और वे जरूरत पड़ने पर आपके ग्राहक बन जाते हैं। ये पारंपरिक मार्केटिंग से कहीं ज्यादा असरदार और टिकाऊ है। ये तो मार्केटिंग का एक बिल्कुल अलग तरीका है, मतलब कंटेंट मार्केटिंग जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं, पर उससे भी ज्यादा गहराई से, मतलब सच में उपयोगी बनकर विश्वास जीतना। अब आते हैं टीम बनाने और कंपनी की संस्कृति पर। हायरिंग कब करनी चाहिए? जब कोई अच्छा उम्मीदवार मिल जाए? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। नहीं, इस नजरिए से तभी हायर करें जब सच में जरूरत हो, जब काम का बोझ असहनीय हो जाए और उसे किसी और तरीके से कम न किया जा सके। सिर्फ इसलिए किसी को नौकरी पर न रखें कि वो उपलब्ध है या बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट हो तो? जरूरत से ज्यादा लोग होने पर आपको उनके लिए काम बनाना पड़ता है, जिससे बेवजह की जटिलता और लागत बढ़ती है। इससे पहले कि आप किसी को हायर करें, कोशिश करें कि वो काम खुद करके देखें। इससे आप समझ पाएंगे कि काम क्या है और आपको कैसा इंसान चाहिए। और किस तरह के लोगों को ढूंढना चाहिए? क्या खास स्किल्स जरूरी हैं? ऐसे लोगों को हायर करें जो मैनेजर ऑफ वन हो। मैनेजर ऑफ वन? ये क्या होता है? यानी ऐसे लोग जिन्हें लगातार बताने की जरूरत ना हो कि क्या करना है। वे खुद अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा निगरानी की जरूरत नहीं होती। और एक जरूरी स्किल है लिखने की क्षमता। लिखने की क्षमता, ये क्यों जरूरी है टेक कंपनी में भी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्पष्ट लिखना स्पष्ट सोच का संकेत है। जो भी व्यक्ति अपनी बात साफ साफ लिख सकता है, वो आमतौर पर चीजों को अच्छी तरह समझता भी है। अच्छा। ये दूर बैठकर काम करने के लिए तो और भी जरूरी है। अच्छे लेखक संवाद करना जानते हैं, चीजों को सरल बनाते हैं और दूसरों के नजरिए को समझ पाते हैं। तो क्या डिग्री या अनुभव के सालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? उनसे आगे देखना चाहिए। रिज्यूमे पूरी कहानी नहीं बताते। सबसे अच्छा तरीका है उम्मीदवार को एक छोटा असली प्रोजेक्ट देकर टेस्ट ड्राइव करना। टेस्ट ड्राइव? हाँ, उन्हें कुछ घंटों के काम के लिए भुगतान करें और देखें कि वे असल में काम कैसे करते हैं। ये किसी भी इंटरव्यू से बेहतर तस्वीर देता है। और कंपनी की संस्कृति कैसे बनती है? क्या ये ऑफिस में पिंग पोंग टेबल रखने या दीवारों पर प्रेरणादायक पोस्टर लगाने से बनती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संस्कृति बनती है, बनाई नहीं जाती। ये सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है। संस्कृति आपके रोजमर्रा के कामों और फैसलों का नतीजा होती है। मतलब कैसे? आप गलतियों से कैसे निपटते हैं, ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं, यही आपकी संस्कृति है। विश्वास, स्वायत्तता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने से अच्छी संस्कृति अपने आप बनती है। ये लगातार अच्छे व्यवहार का नतीजा है। भरोसे की बात आई तो क्या हर छोटी मोटी गलती के लिए नियम बना देने चाहिए? कई कंपनियां ऐसा करती हैं। इससे बचना चाहिए। इसे संगठनात्मक चोट के निशान, ऑर्गेनाइजेशनल स्कार टिश्यू कहा गया है। अक्सर एक व्यक्ति की गलती के कारण सबके लिए एक नया नियम बना दिया जाता है, जो शायद कभी दोबारा हो ही ना। हाँ, ये तो होता है। इससे नौकरशाही बढ़ती है और भरोसा कम होता है। लोगों पर डिफॉल्ट रूप से भरोसा करें, उन्हें वयस्कों की तरह मानें। ज्यादातर लोग जिम्मेदार होते हैं। और काम और निजी जीवन का संतुलन, आजकल इसकी बहुत बात होती है। इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। लोगों को शाम को समय पर घर जाने के लिए कहें। यह सोचना गलत है कि जो देर तक ऑफिस में रुकता है वही सबसे मेहनती है। असल में
जिन लोगों का काम के बाहर भी एक जीवन होता है, परिवार, दोस्त, शौक, वे अक्सर अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा कुशल होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपना काम समय पर खत्म करना है। अंत में संवाद और निर्णय लेने के बारे में कुछ अहम बातें। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे कैसे संभालना चाहिए? सबसे पहले बुरी खबर खुद बताएं। अफवाहें फैलने से पहले ईमानदारी से बताएं कि क्या हुआ। जिम्मेदारी लें, माफी मांगे अगर जरूरी हो, और बताएं कि आप इसे ठीक करने और भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। पारदर्शिता विश्वास बढ़ाती है। और संवाद का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मीटिंग्स या कुछ और? लिखना अक्सर बेहतर होता है। मीटिंग्स की जगह मेमो या लिखित अपडेट्स ज्यादा असरदार हो सकते हैं। लिखी हुई चीज स्पष्ट होती है, उसे बाद में भी देखा जा सकता है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है बिना सबका समय बर्बाद किए। ये बात सही है। ये सबको एक ही पेज पर लाने में मदद करता है, भले ही वे अलग अलग समय पर उसे पढ़ें। क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे बातचीत में बचना चाहिए? कुछ खतरनाक शब्द? हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अक्सर गलतफहमी या बेवजह का तनाव पैदा करते हैं, जैसे जरूरत है, चाहिए, नहीं कर सकते, आसान है, बस, केवल, जल्दी करो, एसएप। एसएप क्यों नहीं? वो तो बहुत कॉमन है। ये शब्द अक्सर स्थिति की गंभीरता को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या अस्पष्ट होते हैं। एसएप, जितनी जल्दी हो सके, कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर कोई काम जल्दी ही चाहता है। ये सिर्फ प्राथमिकता को धुंधला करता है। बेहतर है डेडलाइन दें, स्पष्ट और सटीक भाषा का प्रयोग करें। तो अगर हम इन सभी बातों को समेटें तो ये नजरिया हमें पारंपरिक बिजनेस नियमों को चुनौती देने, चीजों को सरल रखने, काम पर ध्यान केंद्रित करने और एक शांत टिकाऊ तरीका अपनाने के लिए कहता है। कम करो लेकिन बेहतर करो। बिल्कुल, ये भागदौड़ और बेवजह की व्यस्तता से हटकर सोच समझकर काम करने और बिजनेस बनाने का एक खाका है। एक ऐसा तरीका जिसे आप न सिर्फ एक सफल कंपनी बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी भी जी सकते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। कहा गया है कि प्रेरणा क्षणिक होती है, यानी इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। ये जल्दी खत्म हो जाती है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इन विचारों से जो भी प्रेरणा मिली है उसे खत्म होने से पहले इस्तेमाल में कैसे लाया जाए। हाँ, मतलब उसे पकड़ना जरूरी है। बिल्कुल, आज ही वो कौन सा एक छोटा कदम है जो उठाया जा सकता है। शायद कुछ बनाना शुरू करना, किसी फालतू मीटिंग को कैंसिल करना या बस किसी काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। प्रेरणा का इंतजार ना करें, उसे पकड़ें और काम पर लगाएं। बहुत अच्छी बात कही। अगर आपको इस तरह की गहरी चर्चा पसंद आई और आप ऐसे ही और विचारों को जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वहां भी ऐसे ही विषयों पर बात करते हैं। हाँ, जरूर। शुक्रिया। शुक्रिया।